ठीक है जी। आज की क्लास में हम एक बिल्कुल बढ़िया नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। अभी तक जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, जिसमें हमने चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा, और ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखो हमने बहुत सारे रिजल्ट्स डेराइव किए और बहुत सारी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हमने की, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी सीखी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक जितना कुछ पढ़ा उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। केवल एक कूलम्स लॉ का एक फॉर्मूला बेसिक हमने नया याद किया था, दैट फोर्स इज के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। उसके अलावा सब कुछ वही पुराना था। पोटेंशियल एनर्जी आप पिछले साल पढ़ चुके हैं। फोर्स मालूम है, तो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की होती है, उससे कैसे आप किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके पास कलेक्शन है तो उसकी फील्ड निकालने के लिए आप इंटीग्रेट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, और अल्टीमेटली हम रट्टा मार लेते हैं कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके अराउंड फील्ड ऐसी होगी और उसका पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगा, एंड वी आर एबल टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ से आगे हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसमें मैथमेटिक्स कम, कैलकुलेशंस कम और दिमाग ज़्यादा लगेगा। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे खाली याद करके, रिजल्ट याद करके काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से आंसर्स निकलेंगे, बजाय डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आंसर निकालने के। तो इट विल बी मोर लाइक IQ बेस्ड थिंग, और कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है, और दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से इस चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल शुरू होता है। यहाँ से इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी, और जो चीजें हम यहाँ सीखने वाले हैं वो बहुत काम आने वाली है आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। सो दिस टॉपिक इज रियल गुड एंड इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी। एंड यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, या फिर इसकी बेस्ड एप्लीकेशंस आगे जहां जहां पर यूज होंगी उस पर पूछे जाएंगे। वेरी रेयरली यू विल फाइंड अ क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द आइडिया कि रिंग की फील्ड यहाँ कितनी होती है, डिस्क की फील्ड वहां कितनी होती है, मैक्सिमम कहाँ पर होता है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने कर तो ली इतनी सारी, बट यू विल फाइंड वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोस थिंग, इसकी फील्ड बताओ या SHM का टाइम पीरियड बताओ। ये चीजें शुरुआती दौर में ठीक है, बट उसके ऊपर उतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको अच्छे वाले जितने क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के ऊपर मिलने वाले हैं। तो पे अटेंशन टू दिस वेरी केयरफुली। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनको लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोला जाता, लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता, और दे वर इन्वेंटेड बाय फैराडे, इन्वेंटेड नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे वर इन्वेंटेड बाय फैराडे टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको विजुअलाइज करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, और उन कंस्ट्रक्शंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। सो दे आर प्योरली अ जियोमेट्रिकल construction done in a way so that,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, जो भी किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड हम लाइंस कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, so that if these lines are straight, then they are in the direction of electric field, and if they are curved, then tangent drawn at any point gives the direction of electric field. हम ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हुए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे. वी विल कंस्ट्रक्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी लाइंस. मैं यहां पे लिखना पसंद करूंगा, दीज आर इमेजिनरी लाइंस. ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी लाइंस हैं और इनको ड्रॉ करते हैं किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के राउंड की स्पेस में. हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं और जब अपने को वो लाइंस ड्रॉ करनी है तो क्या क्या ध्यान रखना है. तो पहली बात तो ये कि अगर अपने को फील्ड लाइंस स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब वो सीधी सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी, और अगर वो कर्व्ड हैं इसका मतलब टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और तीसरा की पॉइंट ये है, दे आर ड्रॉन to represent the resultant electric field. They are always drawn to represent net electric field. That means you will never have intersecting lines. You will never have intersecting lines. अगर आप intersecting lines बना रहे हैं कहीं पर, आपने एक लाइन ऐसी बनाई और एक लाइन ऐसी बनाई, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक लाइन कहेगी फील्ड की डायरेक्शन इधर है और दूसरी लाइन कहेगी कि फील्ड की डायरेक्शन इधर है. और हमने तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन. Right, so since they are going to represent the net electric field, so they have to be like this so that we get a unique answer for the direction. हाँ जी, नोट किया यहां तक. ठीक है जी, चलें आगे. तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे आगे, मैं आपको पहले एक सिंगल चार्ज अगर स्पेस में रखें तो उसकी फील्ड लाइन कैसी होगी ये रिप्रेजेंट करूंगा, और फिर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख के एक नेगेटिव चार्ज अकेला रख के और फिर सोचूंगा कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस रख देंगे तो क्या होना चाहिए, दो नेगेटिव चार्जेस रख देंगे तो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख देंगे तो क्या होना चाहिए. और उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट अपने को पैटर्न मिलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए लाइंस बना रहे हैं तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो पहले हम कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए. तो मैं एक केस लेता हूं, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज. तो अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, सपोज यहां पर दुनिया में बस एक अकेला
पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है तो क्या? तो अगर मेरे पास एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो आप कहेंगे रेडियली अवे फ्रॉम दैट चार्ज, यानी राइट साइड की तरफ। इनफैक्ट मैं यहाँ पर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट चूज करूं तो सब जगह पे फील्ड ऐसी ही होगी। तो मैं एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस चार्ज से ऐसे, और ये स्ट्रेट फील्ड लाइन मुझे ये बता रही है कि फील्ड की डायरेक्शन किधर है। देख के फील आ रही है ना, फील्ड की डायरेक्शन बता रही है ये। कहाँ तक ड्रॉ करनी है ये लाइन अपने को? कहाँ पे जाके खत्म होगी ये? इन्फिनिटी तक, मतलब कभी खत्म नहीं होगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं ऐसे एक लाइन बना सकता हूँ और ये भी कहीं खत्म नहीं होगी। यहाँ भी बना सकता हूँ, ये भी कहीं खत्म नहीं होगी। कितनी लाइंस बना सकता हूँ मैं यहाँ पर? जितनी मेरा मन करे। कोई लिमिट तो नहीं है ना? Basically, you will have electric field everywhere around this charge, and the electric field is everywhere around this charge. That means आप हर जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हैं, परंतु अगर वो बनाऊंगा तो लाइन तो बचेगी नहीं मेरे पास, और मेरे पास तो सारे में कलर भरना पड़ेगा मेरे को, है ना, अगर मैं इनफाइनाइट लाइंस बना दूंगा तो। खैर, दी आइडिया इज कि बस इतनी की बना के मैं थक जाऊंगा और इससे ज़्यादा फील लाइंस मैं नहीं बनाऊंगा। तो मैंने एक बार जितना मेरा मन किया वो फील लाइंस बना दी। अभी आगे जाके हम सीखेंगे एक आइडिया कि किसी चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस अपने को बनानी है, वो उस चार्ज की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेनी है। ठीक है, तो ये चीज को हम आगे इसके बारे में और थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे। एज ऑफ नाउ ये चीज आपको समझ के रखनी है कि हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्रॉम ए चार्ज इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू दैट चार्ज। अब अकेला एक ही चार्ज रखा हुआ है तो उस प्रोपोर्शनैलिटी का कोई मतलब है नहीं, लेकिन जब मेरे पास एक साथ मल्टीपल चार्जेस रखे हुए होंगे, तो अगर एक ज्यादा स्ट्रेंथ का चार्ज है, एक कम स्ट्रेंथ का चार्ज है, तो जो उनकी चार्जेस की रेशियो है उसी रेशियो में मैं उनमें से निकलने वाली फील्ड लाइंस बनाने वाला हूँ। इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा कि हम ऐसा क्यों करने वाले हैं। ठीक है, अब ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड आने वाली हैं, और इस फील्ड लाइंस के पैटर्न को देखकर अपने को ये पता चलता है कि यार इस फील्ड की ना स्फेरिकल सिमेट्री है। क्यों भाई? स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे चारों तरफ किसी भी दिशा में आप चले जाओ तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल और सेम मैग्नीट्यूड की मिलेगी। मतलब अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के इसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस कंस्ट्रक्ट करूं, तो उस स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह से मेरे को, मतलब मैं कहीं से भी खड़ा होके देखूं, मेरे को स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हर जगह पे एक ही जैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। मतलब you can move around this in a sphere and you will feel the same field because of this charge, right? अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? So if I have an isolated negative charge, बना लिया ना वो वाला डायग्राम आपने? तो सपोज माइनस क्यू चार्ज है मेरे पास, तो इसकी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एरो लगे होंगे इस पे। दैट इज द ओनली डिफरेंस वी आर गोइंग टू हैव। कहां से शुरू हो रही होंगी ये फील्ड लाइंस? फ्रॉम इन्फिनिटी। फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब फ्रॉम नोवेयर, है ना।
अब दो ही तरीके के चार्जेस होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फॉर एनी काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ईदर विल देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्जेस और देयर विल बी सम नेगेटिव चार्जेस। तो आपको फील्ड लाइंस या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी, जैसा कि आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिख रहा है, या फिर आपको इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी। क्यों? ऐसे ही फील्ड लाइंस या तो आपको नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हुई दिखाई देंगी, या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट ईदर फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इन्फिनिटी। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट ईदर फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम infinity. They terminate either at a negative charge or at infinity. ठीक है, in free space field lines must be कंटिन्यूअस। फ्री स्पेस मतलब खाली जगह, खाली जगह मतलब बिल्कुल खाली जगह जहाँ कुछ नहीं हो, मतलब कोई चार्ज नहीं हो, सीधी सी बात है। कोई मीडियम होगा तो मीडियम में भी चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो इफ देयर इज नथिंग, इफ इट इज फ्री स्पेस, देन फील्ड्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, दे कैन नॉट हैव ब्रेक्स। ऐसा नहीं कि ये फील्ड लाइन आ रही थी इन्फिनिटी से और चलते चलते यहाँ खत्म हो गई और फिर यहाँ से शुरू हो गई। तो यू कैन नॉट हैव दिस थिंग। यहाँ तो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये फील्ड लाइन कंटिन्यूसली बहुत दूर से चलती हुई आ रही है और ये बहुत दूर तक जा रही है। यहाँ पे मैंने बीच में कोई डॉट भी नहीं दिखाया ये शेडेड रीजन में, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, नोट किया सब कुछ? चलो आगे। चलिए यहाँ पर आते हैं एक बार जरा वापस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आलस कर गया, अगर मेरे को इधर एक फील्ड लाइन बनानी थी तो इधर भी जरूर बना के दिखानी थी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक मिस कर गया मैं। अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब सब तरफ से एक जैसी तो दिखाऊं। तो अभी ठीक है। खैर, अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें, अगर मैं आपको एक पॉइंट यहाँ मार्क करूं और एक पॉइंट यहाँ मार्क करूं, 1 और 2, तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, 1 पे या 2 पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 has a greater strength than electric field at 2। तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जहां पे आपको फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी, भीड़ ज्यादा दिखाई देगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम दिखाई देगी वहां पर फील्ड कम होगी। 1 पे तो कोई फील्ड लाइन ही नहीं है, वहां पे फील्ड है? यस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ फील्ड लाइन एवरीवेयर। हमने ड्रॉ नहीं की लेकिन वहां पर है। ठीक है, और 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि 1 पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी 2 के कंपैरिजन में। आप जितनी मन करे उतनी फील्ड लाइंस बना लो, उसके बावजूद भी 1 पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी 2 से ज्यादा ही आएगी। सही कह रहा हूं? आपका जितना मन करे उतने फील्ड लाइंस बना लो, बट स्टिल यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द फील्ड डेंसिटी एट 1 इज मोर देन द फील्ड डेंसिटी एट 2। तो जहां पे आपको फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही होगी वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इधर देखना जरा ध्यान से, वो एक पॉइंट 1 2, एक पॉइंट में यहां बना रहा हूं 3।
तो व्हाट कैन यू से अबाउट फील्ड एट 3? 1 से कंपेयर करूं अगर फील्ड को 3 से, तो 1 और 3 का कंपैरिजन करूं तो 3 पे तो मेरे को डेंसिटी कम लग रही है फील्ड लाइंस की यार, 1 के कंपैरिजन में। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, दो इंडिपेंडेंट फिगर्स में ये कंपैरिजन करना ही नहीं है, ये बेहुदा बात है बिल्कुल। एक ही फिगर में एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब आपने रूल्स को फॉलो करते हुए फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपने कंपैरिजन करना, उससे पहले नहीं करना। ठीक है, तो दिस कंपैरिजन शुड नॉट बी डन। दो इंडिपेंडेंट फिगर्स में कभी कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस represent stronger field। ठीक, इसके बाद हम आते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस पे। तो फॉर अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस, अब जब कलेक्शन ऑफ चार्जेस के लिए आपने फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो उसका एक लॉजिक आप अपने दिमाग में रखें। आप हर एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को एक सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस की तरह ट्रीट करें, और हर एक नेगेटिव चार्ज को एक सिंक की तरह ट्रीट करें। तो पॉजिटिव चार्ज इज ए सोर्स ऑफ field lines, the negative charge is a sink for the field lines। तो पॉजिटिव चार्ज को ट्रीट करें सोर्स की तरह, नेगेटिव चार्ज को ट्रीट करें सिंक की तरह, और आप ऐसे इमेजिन करें कि उस पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस फ्लो करके बाहर आ रही हैं, जैसे उसमें से तेजी से कोई चीज, कोई फ्लूइड फ्लो करके बाहर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज में से, और जितना प्रेशर उस फ्लूइड का उस चार्ज की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और नेगेटिव चार्ज जो है, इट हैज कैपेबिलिटी टू सक इन द फील्ड लाइंस, तो वो फ्लूइड को सक कर रहा है, एंड द सक्शन दैट इट इज एबल टू जनरेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम एक ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस के लिए, ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं, और इसमें हम दो सेम स्ट्रेंथ के पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं। तो अगर मैं दो सेम स्ट्रेंथ के पॉजिटिव चार्जेस ले लूंगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज से चारों तरफ प्रेशर से फ्लो बाहर निकलेगा, लेफ्ट वाले से, राइट वाले से भी चारों तरफ प्रेशर से फ्लो बाहर निकलेगा, और मुझे लगता है उसका अंजाम ये होगा कि इस प्लेन को लेफ्ट साइड से आने वाला फ्लो क्रॉस नहीं कर पाएगा, और राइट साइड से आने वाला फ्लो भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर दोनों बिल्कुल बराबर प्रेशर से झोंका दे रहे हैं तो। और क्या आपको लग रहा है कि कोई भी फील्ड लाइन जब यहां पहुंचेगी तो वो इधर हो जानी चाहिए? वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ तो फील्ड लाइंस इधर ही आएंगे ना। तो एक तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि इस लाइन पे आपको ऐसी फील्ड लाइन देखने को मिलेगी, और इसके नीचे ऐसी फील्ड लाइन देखने को मिलेगी। अगर मैं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग बात करूं, तो ये फील्ड लाइन ऐसे आ रही होगी, और ये फील्ड लाइन ऐसे आ रही होगी। अब यहां से आगे क्या होगा, सेंटर पे तो जीरो आने वाली है फील्ड, तो ये फील्ड लाइन इसमें
ऐसे मर्ज कर जाएगी और यहां से ऐसे मर्ज कर जाएगी। ध्यान से देखना, मैंने इंटरसेक्ट करते हुए फील्ड लाइंस नहीं बनाई, मैंने फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करवाई। टच कर रही हैं वो एक दूसरे को, मर्ज कर रही हैं। यू डोंट गेट टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर दो दीज फील्ड लाइंस आर गेटिंग अटैच्ड टू ईच अदर, है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। और इसके अलावा ऐसी ये वाली फील्ड लाइन, ऐसी ये वाली फील्ड लाइन, ऐसी। अगर उधर लेफ्ट वाला चार्ज नहीं रखा होता तो इसका फ्लो ऐसा जा रहा होता, अभी क्या होगा, इसका बेंड कर जाएगा। किधर को बेंड कर जाएगा? उसके बहाव की वजह से, ऐसे, है ना। ऐसे ही यहां से नॉर्मली ऐसे निकलने वाली थी फील्ड लाइन, अब ऐसे। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ मैंने बराबर ली है, तो आप दोनों से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाना, देखना सेम बनाई है कि नहीं बनाई है। इसमें से कितने बनाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कम रह गई, 4 नीचे, अच्छा ऊपर एक कम बनाई है, ये वाली बना दी, ये वाली बनानी रह गई। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये जो हमने फ्लो को दिमाग में रखते हुए फील्ड लाइन बनाई, इससे अपने को ये फीलिंग आ रही है कि यार रेंडमली यहाँ कोई पॉइंट मार्क करूँ तो वहां पे फील्ड ऐसी होगी। क्या आपको लग रहा है यहाँ फील्ड ऐसी होगी? अदरवाइज नॉर्मल कूलम्स लॉ से अपने को आइडिया लगता है कि नहीं लगता? एक फील्ड इसकी वजह से आने वाली थी, एक फील्ड इसकी वजह से आने वाली थी, दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा है ना। तो ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं, ये आपको एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में हेल्प कर रहा है कि रफली फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे वेरी कर रही है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, और रफ डायरेक्शन फील्ड लाइंस की क्या है। ठीक है, तो अपने को एक रफ एस्टिमेट मिल जाता है, आई कॉल इट एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आपको एक क्वालिटेटिव पिक्चर मिल जाती है फील्ड के बारे में, कहाँ स्ट्रॉन्ग कहाँ वीक, और रफली डायरेक्शंस कैसे वेरी कर रही है, राइट। कोई डाउट पूछना किसी को? ड्रॉ कर रही है ये? हाँ जी, अद्वैत, नव्या, हो गया। हाँ, जितनी चार्जेस एक दूसरे के पास आएंगे, तो इसको ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, फील्ड लाइंस एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, लेंथ वाइज एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और एक दूसरे को दूर धक्का देने की कोशिश करती हैं। अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखूं, डाइपोल, गर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ले लेते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, सपोज प्लस क्यू, और एक
नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू। अब प्लस क्यू ने क्या करना है, प्लस क्यू से एक आउटवर्ड फ्लो आपको देखने को मिलने वाला है, और माइनस क्यू ने एक सक्शन क्रिएट करना है। और प्लस क्यू से जितना जोर से, जितने प्रेशर से आउटवर्ड फ्लो आएगा, माइनस क्यू उतने ही प्रेशर का सक्शन अंदर क्रिएट कर सकता है। या एक मैंने रूल बताया था कि जितने फील्ड लाइंस प्लस क्यू में से निकल रही होंगी, उतनी ही फील्ड लाइंस माइनस क्यू में से एंटर भी कर रही होंगी। तो आई कैन क्लेम कि जितनी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, वो सारी नेगेटिव में टर्मिनेट कर जाएंगी कि नहीं। ये वाली फील्ड लाइन ऐसे, यहां से जो फील्ड लाइन ऐसे जाने वाली थी, और या फिर यहाँ पे कोई फील्ड लाइन ऐसे आने वाली थी, तो वो सिमेट्रिकली इसमें एंटर कर जाएगी, है ना। क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम से कि अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, है ना। अगर चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तब तो कर ही सकते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो पता नहीं क्या होगा। एक फील्ड लाइन यहाँ से इधर भी जा रही होगी, उसके बदले में एक फील्ड लाइन इन्फिनिटी से इधर आ रही होगी। इसके अलावा कोई भी फील्ड लाइन जो पहले ऐसे जाने वाली थी, वो ऐसे बेंड कर गई होगी। और सिमिलरली एक फील्ड लाइन इधर से आने वाली थी, तो वो ऐसे, तो बड़ा सुंदर सा सिमेट्रिकल सा पिक्चर आपको मिलेगी। बस मैं इससे ज़्यादा और फील्ड लाइंस के कर्व नहीं बना रहा हूँ, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जितनी फील्ड लाइंस मैंने दिखाई है, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर आई होगी। ये वाली जो फील्ड लाइन है, ये वाली जो फील्ड लाइन इधर से चली है, यही घूम के यहाँ पर पहुँच के यहाँ मिल गई होगी। ठीक है। नॉट अ फैमिली ऑफ सर्कल्स, दीज आर नॉट सर्कल्स, कर्व्स हैं ये, आई कांट कॉल देम सर्कल्स। और अगर मैं यहाँ पर फील्ड देखूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इधर होगी। और ये आप सबको मालूम है, इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल फील्ड लाइन आती है ना। डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, और फील्ड लाइंस ऐसी बनने वाली हैं। सो ये है, और इस तरीके का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलने वाला है। ये क्लियर है। इसके बाद हम एक और केस ले लेते हैं, थोड़ा और बना लिया। ठीक है। इसके बाद मैं एक कलेक्शन ले लेता हूं। चार्जेस का साइन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट साइन। मतलब एक चार्ज मैं ले लेता हूं +4Q, और एक चार्ज मैं ले लेता हूं -Q। एक तो +4Q में से 4 गुनी फील्ड लाइंस निकलेंगी -Q के कंपैरिजन में। और इसका मतलब ये भी है कि +Q की सारी फील्ड लाइंस -Q में तो टर्मिनेट नहीं करेंगी। सो देयर विल बी फील्ड लाइंस जो -Q के अलावा इन्फिनिटी पर भी जाएंगी, +4Q से निकलने वाली। क्यों भाई। तो लेट अस ड्रॉ दी फील्ड लाइंस। तो ये एक फील्ड लाइन ऐसी, और इसमें से ज़्यादा प्रेशर से निकल रही हैं, उसमें कम जाने वाली हैं। तो मैं एक ऐसी फील्ड लाइन जो यहाँ से थीटा एंगल पे निकल रही है, ये वाली फील्ड लाइन, ये थीटा से कम एंगल पे एंटर करेगी या ज़्यादा एंगल पे एंटर करेगी।
क्यों ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ फील्ड की डेंसिटी कम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे जो पास पास होगी फील्ड लाइंस, वहाँ पे जाके दूर दूर हो जाएंगी, राइट, है ना। तो वो यहाँ पे ज़्यादा एंगल पे एंटर करेंगी। We will soon learn to calculate the relationship between theta and phi. ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्जेस। हम सीखेंगे, हो सकता है आज की क्लास में सीख जाएं, हो सकता है अगली क्लास में सीखें। तो वी विल लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड फाई। 4Q से ऐसे फील्ड लाइन निकल रही होगी और -Q में कोई फील्ड लाइन ऐसे टर्मिनेट कर रही होगी। ये फील्ड लाइन क्या इन्फिनिटी से आ रही होगी, ये जो -Q में एंटर कर रही है? नहीं, यहाँ कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा। क्यों भाई? +4Q और -Q के लिए एक राइट में न्यूट्रल पॉइंट आएगा कि नहीं? उस न्यूट्रल पॉइंट से लेफ्ट में जो फील्ड है और उस न्यूट्रल पॉइंट के राइट में जो फील्ड है, उसकी डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी कि नहीं? ऐसा कुछ। +4Q में से ऐसी भी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो -Q पे टर्मिनेट नहीं करेंगी, जो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेंगी, राइट। वी विल बी एबल टू फाइंड आउट। एक बार थीटा और फाई में रिलेशनशिप निकाल ली तो फाई को 180 पुट करके मैं ये निकाल सकता हूँ कि कौन से एंगल पे निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसी होगी। ये वाली नहीं, कौन से एंगल पे निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसी होगी जो कि उसके अंदर 180 पे टर्मिनेट कर रही होगी, है ना। तो मैं ये भी निकाल पाऊंगा कि ये वाली फील्ड लाइन कौन सी होगी, राइट। करेंगे इसके बारे में बात लेटर स्टेजेस पे करेंगे, चलिए। और अगर चार्जेस का सेम साइन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो तो कैसी फील्ड लाइन होगी, जरा बना के भेजो मेरे को। अगर चार्जेस का सेम साइन हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो, एक +4Q ले लो, एक +Q ले लो। भेज रहे हो? +4Q और प्लस
ग्रुप पे भेज दो, कोई टेंशन नहीं है, पर्सनल पे मत भेजना, गुम हो जाएंगे मैसेज, ग्रुप पे ही भेज दो। तो +4Q से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो 4Q से ज्यादा होंगी। तो क्या लगता है +4Q का से आने वाले फ्लो का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो Q वाले को अपने साथ ले जाएगा राइट में? तो अगर मैं यहाँ पे 4Q रखूं और यहाँ पे Q रखूं, तो मुझे लगता है इसका बहाव तो सारा इधर चला जाएगा यार। नहीं। हाँ, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट भी आएगा। ठीक है। तो एक आप लोगों ने शायद न्यूट्रल पॉइंट के पास वो सीधी कर दी फील्ड, वो सीधी नहीं करनी है, तो वहां से आगे वो 4Q के इफेक्ट में बह जाएगी। ठीक है। और कोशिश करना कि इसमें से 5 फील्ड लाइन बनाई है तो उसमें से 20 बनाओ। +Q में से मैंने 5 फील्ड लाइन बनाई है तो इसमें से कम 20 बनाओ। तो 1 2 3 4 बहुत सारी बनानी पड़ेंगी, 3 और 3 6 7 8 9 10 बनाई है अभी तो मैंने यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो दैट वाज जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि हम देखो कैसे फील्ड लाइंस बना सकते हैं और उससे अपन एस्टिमेट ले सकते हैं। और इसके आगे आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे बड़े कॉमन, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा फील्ड लाइंस का पैटर्न पॉसिबल है कि नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई दिखनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन अंदर जाती हुई दिखनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे एरो ऐसे लगा रखा होगा, आपको दिख नहीं रहे होंगे, और वो पैटर्न पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यू हैव टू चेक कि एरो गलत तो नहीं लगे हुए। ठीक है, नोट कर लिया, चले आगे। ठीक है जी। तो यहाँ से आगे हम, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, अब कुछ मैथ्स पे चलते हैं। और हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ के बारे में। हाँ जी नव्या, क्या डायग्राम नहीं बना? ठीक है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में बात करने से पहले गॉस के बारे में कुछ फेमस स्टोरीज हैं। मुझे नहीं पता सही है या गलत है, बट गॉस वाज अ मैथमेटिशियन। और क्या सुना इसके बारे में तुमने? सम टू 10, सम टू 100 सुना है? मेरे से सुनिए कहानी, मैथ वाले सर से सुनिए। प्री प्राइमरी? अच्छा, मैंने सुना था 5वीं क्लास में किया था इसने। मुझे ऐसा बताया गया था कि बहुत शरारती बच्चा था, बहुत शरारत करता था, इसका मैथ्स का टीचर इससे बहुत दुखी रहता था। 5वीं क्लास में था ये, और एक दिन इसके टीचर ने गुस्से में आके पूछा, ओए तू बहुत शरारतें करता है, चल खड़ा होके बता 1 से लेकर 100 तक का सम कितना है। तो इसने कहा सर इसमें क्या है, मतलब 101, 101 के 50 जोड़े हैं, तो 101 इंटू 50 इज द आंसर। तो यू कैन पेयर ऑफ द थिंग्स 1 2 3 से लेकर 97, 98, 99, 100। 98, 99 और 100, तो आप 1 और 100 को ऐड कर लो, 2 और 99 ऐड कर लो, 3 और 98 को ऐड कर लो, तो सब 101 बनता है। तो देर विल बी 50 पेयर्स summing up to 101 each, so the answer is 15 to 101। ठीक है। सो हाँ ठीक है, n इंटू एन प्लस वन वाला फॉर्मूला, बात ये नहीं है, इट इज नॉट अबाउट फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, काम की बात क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स समेशन की प्रॉब्लम को एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। एक लेबोरियस टास्क थी 1 से लेकर 100 तक सबको ऐड करना, तो एक लेंदी सम की प्रॉब्लम को, लेंदी समेशन की प्रॉब्लम को एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, जिससे जिंदगी बहुत आसान हो गई। सो इट इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ डिफरेंट वे। एक अप्रोच डिफरेंट है, और ये सब जगह नहीं चलने वाली ना ये अप्रोच, क्योंकि ये नंबर्स एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, इसलिए इसमें ये जुगाड़ चल गया। तो बेसिकली गॉस हैड अ डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलरली दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो किसी खास पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो ही वाज एबल टू रिकॉग्नाइज दी पैटर्न्स, एंड बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स ही वाज एबल टू कन्वर्ट दोज प्रॉब्लम्स इनटू अ डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग, और एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच जो कि कैलकुलेशंस को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान कर देती है। तो गॉस इज फेमस फॉर दैट थिंग। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं। तो मैं आपको एक थीम बता रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी तक बहुत सारी डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, जैसे कि एक लाइन चार्ज, एक डिस्क ऑफ चार्ज। और हमने एक लाइन चार्ज में रिजल्ट डेराइव किया था कि अगर आपके पास एक लाइन चार्ज है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर जो फील्ड आती है वो इस एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आती है, और उसकी वैल्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ थीटा बाय 2 आती है। और अगर यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरी इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए और मेरा पॉइंट यहाँ पर हो एट अ डिस्टेंस आर, तो दोनों तरफ वाला जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। तो 90/2 करेंगे, सॉरी 180 बनेगा ये टोटल एंगल, तो 180/2 इसमें प्लग इन करूंगा तो 90। तो फील्ड मेरी केवल लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगी। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है अगर, तो अगर मैं कोई पॉइंट लूँ आर डिस्टेंस पे, तो वहां पे फील्ड लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आती है। इसका एक मेथड है ये कि पहले आप एक फाइनाइट लाइन चार्ज ले लो और उसकी फील्ड निकाल लो और फिर उसकी लिमिट्स को चेंज कर दो। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत हैवी कैलकुलेशंस करनी पड़ी थी, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी, और आप बिगिनिंग में तो
यही एंगल ही नहीं एलिमिनेट कर पा रहे थे कुछ लोग आप में से कि भैया इस एंगल का क्या हुआ। खैर द आइडिया इज कि अगर हम इस तरीके से इस रिजल्ट को डिराइव करना चाहते हैं, सो वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे इन डूइंग द कैलकुलेशंस एंड इंटीग्रेशंस। सो गॉस came out with an altogether different way to solve the same problem and that involved really less calculation। बट बात ये समझनी है कि भैया अगर आपको मेहनत कम करनी है और कैलकुलेशन कम करनी है, मजदूरी कम करनी है, तो दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू यूज मोर ऑफ ब्रेन्स एंड लेस ऑफ हार्ड वर्क, मतलब यू वांट टू डू स्मार्ट वर्क, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन दिमागी मेहनत करनी पड़ेगी। तो गॉस केम आउट विद द वे जिसमें इसने बोला कि देखो हम थोड़ी सी दिमागी मेहनत करते हैं, उससे हमें जो वो फिजिकल लेबर है वो नहीं करनी पड़ेगी, बैठ के इतनी सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, इतनी सारी इंटीग्रेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, और हम एक ऑल्टरनेटिव तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कि कुछ खास तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में apart from doing that complicated integration to obtain the results, we will do an alternative method to find out the electric field and that will make our life quite simple। but उसके लिए थोड़ी सी पहले मेहनत करनी है, और उस मेहनत को करने के लिए सबसे पहले अपने को एक टर्म सीखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यूजली ग्रीक अल्फाबेट फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज प्योरली मैथमेटिकल क्वांटिटी। आपको इसका कुछ बहुत ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा, और ये जो मैथमेटिकल क्वांटिटी है ये आपकी एक्चुअली केवल और केवल मैथ्स की कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए काम आने वाली है। तो ये मैथ्स है प्योरली, ठीक है, इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है। तो इट इज प्योरली अ मैथमेटिकल क्वांटिटी। और इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं तो समझें। सपोज मेरे पास कहीं पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई है और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपलिसिटी के लिए मैं एक चार्ज ले लेता हूँ Q, ये मेरा सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग रीजन में इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पहले तो ज्योमेट्रिकली फैराडे वाले आइडिया से रिप्रेजेंट कर लेता हूं ताकि मैं इसको विजुलाइज कर सकूं कि ये फील्ड कैसी है। तो ये मेरे पास ऐसी फील्ड है इस सोर्स चार्ज की। अब इस सोर्स की फील्ड में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं P स्पेस में, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P इज E वेक्टर। अगर मैं P पॉइंट पे एक छोटा सा स्पेस में इमेजिनरी सरफेस बनाऊं, P पॉइंट पे के अराउंड एक छोटा सा इमेजिनरी सरफेस बनाऊं, आप इसको सर्कल समझ लो, स्क्वायर समझ लो, तो एक इन्फिनिटिसिमली स्मॉल पैच मैंने स्पेस में बना लिया, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लिया, और इस सरफेस की ओरिएंटेशन स्पेस में कैसी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, और इस वेक्टर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस सरफेस के नॉर्मल, और इस वेक्टर को एक मैग्नीट्यूड असाइन कर दे रहा हूँ जो कि इस पैच के एरिया के बराबर है। आई कॉल दिस एज एरिया वेक्टर। सुना एरिया वेक्टर के बारे में पहले आप लोगों ने? तो एरिया वेक्टर को हमने एक बार तो वेक्टर में ट्रायंगल्स में ए क्रॉस बी से एरिया वेक्टर निकालना सीखा है, और शायद हमें एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ी होगी फ्लूइड्स के अंदर, जहाँ पे हमने सरफेस टेंशन के वक्त नहीं यार, फ्लूइड की वजह से प्रेशर निकालते हुए जरूरत पड़ी होगी। मैंने ऐसा बोला होगा कि किसी फ्लूइड का प्रेशर अगर है तो उसको मैं ऐसे करके आपको ये लिख के दिखाई होगी रिलेशनशिप, जब मैंने पहली बार प्रेशर पढ़ाया होगा कि किसी फ्लूइड के अंदर किसी सरफेस को इमर्स कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, तो उसमें किसी भी पॉइंट पे चारों तरफ वाले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फोर्स लिखने, तो डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस पी नॉट इंटू डी एस वेक्टर, है ना।
तो अगर मैं स्पेस में इस चार्ज की फील्ड में एक पॉइंट चूज करूं और उस पॉइंट पे एक छोटा सा पैच बनाऊं, एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाऊं, और उस सरफेस छोटा सा फ्लैट सरफेस बनाया और उस फ्लैट सरफेस की ओरिएंटेशन को स्पेस में डिस्क्राइब करने के लिए एक वेक्टर ड्रॉ कर लूं जो कि उस सरफेस के नॉर्मल है। किसी भी सरफेस की ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक यूनिक डायरेक्शन होगी। हाँ, दो हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं और इधर भी हो सकती हैं। तो हम अभी बात करेंगे कि किधर बनानी है। फिलहाल सपोज मैंने इधर बनाया, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप इस तरफ बनाओ या इस तरफ बनाओ। तो एक फ्लैट सरफेस के लिए कोई टेंशन नहीं है किधर बनाना है, तो हम जल्दी उस तरफ बना देते हैं जिस तरफ एक्यूट एंगल आ जाए। और हम बोलते हैं दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with this surface is the dot product of electric field at the surface with the area vector of that surface. हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P विद द एरिया वेक्टर ऑफ द एरिया दैट आई हैव ड्रॉन ओवर देयर। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इस पैच की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी और इसके साइज पर भी डिपेंड करेगी। क्यों भाई? ये जो डी फाई आएगा ये इस पैच की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा और साइज पे भी डिपेंड करेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली वैल्यू ई डी एस कॉस थीटा के बराबर आएगी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द डी एस वेक्टर। डी एस वेक्टर को आप डी एस इंटू एन कैप भी लिख सकते हो, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। ठीक है, लिख लिया, ये सब नोट कर लिया। अभी इसका सारे का और डिटेल में सिग्निफिकेंस समझाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल हमने एक मैथमेटिकल क्वांटिटी डिफाइन की है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ले लिया एरिया वेक्टर के साथ। वी विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस कि ये फायदा क्या हो रहा है इसका। तो ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी ऐसे पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट पे जो पैच बनाया था वो ऐसे बनाया था मैंने, छोटा सा पैच स्पेस में, और उसका जो डी एस वेक्टर था वो ऐसा, और मेरी जो डी फाई की वैल्यू आई थी वो ई डॉट डी एस आई थी, विच इज ई डी एस कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल, और इसको ई कॉस थीटा इंटू डी एस लिख सकते हैं, विच इज ई परपेंडिकुलर इंटू डी एस। ई परपेंडिकुलर इंटू डी एस का मतलब द कॉम्पोनेंट of electric field normal to the surface। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, एक इधर होगा ई कॉस थीटा और एक इधर होगा ई साइन थीटा। तो जब मैंने फ्लक्स को ऐसे डिफाइन किया डॉट प्रोडक्ट से, तो बेसिकली आप ये समझें कि हमने ये बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो फ्लक्स जीरो आने वाला है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल है तो नॉन जीरो आने वाला है। या इन जनरल अगर एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के नॉर्मल एग्जिस्ट करता है तो फ्लक्स आएगा। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ फील्ड लाइंस are parallel to a surface, flux will be zero, and if field lines are normal
और नॉट पैरेलल आई वुड से, ये लिखते ही नहीं, ठीक है ना। इफ द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस फ्लक्स विल बी जीरो। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकता हूं, इफ फील्ड लाइंस अपीयर, ध्यान से समझना, इफ फील्ड लाइंस अपीयर टू क्रॉस द सरफेस द फ्लक्स ए नॉन जीरो फ्लक्स इज देयर। हाँ जी, ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आती है ना। इफ फील्ड लाइंस अपीयर टू क्रॉस दी सरफेस ए नॉन जीरो फ्लक्स इज देयर। तो अगर आपको फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल निकलती हुई दिखाई देंगी तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा, बिकॉज मैंने फ्लक्स को डिफाइन ही ऐसे किया है, और इसको नाम ही ऐसा इसलिए दिया है ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। फ्लक्स का लिटरल मीनिंग होता है टू फ्लो, इसको जानबूझ के नाम ऐसा दिया गया फ्लक्स, ताकि आप इसको एक अपनी इमेजिनेशन में फ्लो से मैच कर सकें कि अगर आपको फील्ड लाइंस फ्लो करके दिखाई दे रही हैं किसी सरफेस में से जाती हुई, तो आप कहेंगे कि देयर इज अ फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, देयर इज अ फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दैट सरफेस। और अगर आपको फील्ड लाइंस उस सरफेस के पैरेलल जाती हुई दिखाई दे रही है, सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द फील्ड लाइंस, देयर इज नो फ्लो ऑफ द फील्ड थ्रू दैट सरफेस, द फ्लक्स विल बी जीरो। ठीक है, तो ये नाम ऐसा इसलिए दिया गया ताकि आपको ये चीज याद हो जाए कि फ्लक्स है। तो यूजुअली आप देखेंगे, मतलब इसको फ्लक्स को लिख दिया जाता है, तो फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द फ्लो फील्ड थ्रू अ सरफेस, कि कितना फील्ड किसी सरफेस में से फ्लो करके जा रही है। कुछ नहीं फ्लो कर रहा है यहाँ पे, इट इज जस्ट दैट some electric field is over there and we just hypothetically compare it with something imaginary which is flowing. नोट किया यहां तक सबने? तो अगर आपको ऐसे एक फाइनाइट साइज का सरफेस मिले और इस फाइनाइट साइज के सरफेस पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती हो, देन फ्लक्स विल बी सिंपली ई टाइम से। क्यों भैया आएगा? क्यों आएगा? तो आपको देखो यार, इस पे कहीं पर भी आप एक पैच बनाओगे तो उस पैच का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगा। तो मैं डी फाई लिखूंगा तो किसी भी पैच के लिए जब मैं ई डॉट डी एस लिखूंगा तो वो ई डी एस हो जाएगा। और अगर मेरे को इस पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो जितने पैचेस हैं सबका ई डॉट डी एस लिख के उनका समेशन करना है। तो समेशन करना है तो वैसे, और उस समेशन में से ई कॉमन आ जाएगा और सारे पैचेस के एरिया को ऐड कर लूंगा तो एक्चुअल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्लैट सरफेस है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर तो फ्लक्स सीधा ई है। ठीक है, ये ठीक, कोई डाउट इसमें? अगर ये फ्लैट सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो अब कहीं पर भी डीएस वेक्टर बनाओगे तो डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल आएगा जो सब जगह सेम होगा। तो इस केस में फ्लक्स ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अगर आप ये फ्लैट सरफेस लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल है तो देयर इज नो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दैट सरफेस।
there is no flux of electric field through that surface because field lines उसको क्रॉस करके नहीं जा रही है। ठीक है, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट नोट किया सभी ने? यहाँ पे मैंने जब डी फाई लिखा ई डॉट डी एस, तो दिस इज ई कॉस थीटा इंटू डी एस, जिसको मैंने ई परपेंडिकुलर इंटू डी एस लिखा था। यहाँ पे नोट करेंगे आप कि इसको मैं ई इंटू डी एस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में ऐसे ही बोलते हैं ना, ए डॉट बी का मतलब है कॉम्पोनेंट ऑफ ए ले लो बी की डायरेक्शन में या कॉम्पोनेंट ऑफ बी ले लो ए की डायरेक्शन में, तो इसको ई इंटू डी एस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। एंड डी एस कॉस थीटा का मतलब है कि एरिया वेक्टर का कॉम्पोनेंट ई के लॉन्ग। अब एरिया वेक्टर का कॉम्पोनेंट ई के लॉन्ग लेने का मतलब समझना आप ध्यान से कि अगर मैं इस एरिया, ये जो मेरा रेड कलर का शेडेड एरिया है, इस एरिया की प्रोजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो मैं इस एरिया की प्रोजेक्शन ले लेता हूं ऐसे। तो ये डायग्राम 3D में समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक बड़ा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। तो ये जो एरिया है ये मैं डी एस कॉस थीटा लिखूंगा और इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको मैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैं यहाँ क्लैरिफाई करता हूँ इस चीज को। तो ऐसे समझते हैं कि सपोज मेरे पास एक वेज ले लेते हैं। तो सपोज ये मेरा डीएस था, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये मेरा डीएस था, और मैं इस इंक्लाइंड सरफेस के साथ फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। इस इंक्लाइंड सरफेस की डायमेंशंस ले लेता हूँ, सपोज ये ले लेता हूँ ए, ये ले लेता हूँ एल, देन एरिया, शेडेड एरिया इज ए टाइम्स एल। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं एक हम, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकालते हैं। तो ये फ्लक्स ई डॉट ए होने वाला है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल, एरिया वेक्टर कैसे बनाऊं, तो सपोज ये एंगल हमारे पास अल्फा है, तो मैं इसका सिंपल पिक्चर बनाऊं इधर से देखने पर फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में मेरे को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है और एरिया वेक्टर ऐसे होगा। क्यों भाई, ठीक है ये डायग्राम, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये एरिया वेक्टर की लेंथ है ए इंटू एल, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए इंटू एल, और ये डायरेक्शन है, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू ई ए कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, दैट विल बी ई ए साइन अल्फा होगी। ठीक है, अब इसको सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका है ई को रिजॉल्व करना। ई को रिजॉल्व करने का मतलब है ई का एक कंपोनेंट इधर बनाना विच इज गोइंग टू बी ई कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर बनाना विच इज गोइंग टू बी ई साइन अल्फा। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया ले लिया हमने, और ऐसे कर लिया। नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग, आप इस एरिया वेक्टर के कंपोनेंट बना सकते हैं।
देयर इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग। आप इस एरिया वेक्टर के कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो ये मेरा एरिया वेक्टर था ए, जिसकी लेंथ थी ए टाइम्स एल, और ये एंगल हमारा अल्फा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे थी। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो एंगल तो भैया 90 माइनस अल्फा। इस एरिया वेक्टर के कंपोनेंट बनाने का मतलब समझना जरा ध्यान से, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में तो लिखना है। तो ये ए कॉस अल्फा हो गया जी, और ये ए साइन अल्फा हो गया। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो ए साइन अल्फा है ये वाले सरफेस का एरिया है, और ये जो ए कॉस अल्फा है ये इस सरफेस का एरिया है। तो जब आप एरिया वेक्टर्स के कंपोनेंट बनाते हो तो बेसिकली आप इस शेडेड सरफेस की प्रोजेक्शन ले रहे हो। कौन सी प्रोजेक्शन ले रहे हो? तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला सरफेस, तो ये वाला जो सरफेस है, इधर से देखने पर ये ए साइन अल्फा होगा। क्या आपको डायग्राम में लग रहा है ऐसा? ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ एल है, इंक्लाइंड लेंथ, तो क्लियरली ये वाली लेंथ एल साइन अल्फा होगी कि नहीं होगी? तो वो वाला एरिया एल साइन अल्फा आएगा। तो बेसिकली आपकी एरिया वेक्टर के कंपोनेंट लेने का मतलब समझना आपने। एरिया वेक्टर के कंपोनेंट लेने का मतलब है आप उस शेडेड एरिया की प्रोजेक्शंस ले रहे हैं। आप उस शेडेड एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, और उस एरिया को रिप्लेस कर लो एक दूसरे एरिया से जो उसकी शेडो हो। शेडो समझ आ रहा है ना, प्रोजेक्शन जैसे वेक्टर की प्रोजेक्शन लेते थे हम, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है ये ए साइन अल्फा हो गया, एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द शेडेड एरिया नॉर्मल टू द फील्ड। तो आप देखेंगे जब भी मैं एरिया वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा, तो रिजॉल्व करने का मतलब है मैं उस सरफेस को रिप्लेस कर दूंगा एक दूसरे सरफेस से, और वो उसकी प्रोजेक्शन कंपोनेंट कहलाएगा। हाँ जी, इसी दिन के लिए मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, कहा था ना ये आगे काम आएगा, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r² के बराबर आता है। मैंने बोला था ये आगे काम आएगा। यस यस यस, एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो शेयर किया था, वो कौन है, वो 3 blues 1 brown वाला, बहुत सुंदर वीडियो था जिसमें आपको वो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r² प्रूव करके दिखा था। सो दैट वाज फॉर दिस डे, कि आपको मैं एरियाज की प्रोजेक्शंस के बारे में समझा सकूं। एनीवेज, तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस। उसके बारे में यहाँ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो केवल आपको विजुलाइज करने के लिए था कि आप प्रोजेक्शंस विजुलाइज कर सकें। तो ये ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है। जो बॉटम फेस का एरिया है, अगर इस शेडेड सरफेस का एरिया ए है, तो बॉटम फेस का एरिया ए कॉस अल्फा आने वाला है, और ये साइड फेस का एरिया ए साइन अल्फा आने वाला है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरे पास एक 1/4 पार्ट ऑफ अ स्फीयर है मेरे पास। दिस इज 1/4 पार्ट ऑफ अ स्फीयर। लग रहा है क्या? ठीक है, और इसका रेडियस r है। इसका सरफेस एरिया कितना है? हाउ मच इज द सरफेस एरिया? 4 पाई r² का 1/4 पाई r², राइट।
अगर मैं इस पे कोई भी एक पैच बनाऊं, ध्यान से समझना, अगर मैं इस पे कोई भी एक पैच बनाऊं, उस पैच का एरिया वेक्टर है ds और उस पैच का एरिया ds, तो अगर मैं सारे पैचेस के एरिया के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर मैं ds वेक्टर को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब सारे पैचेस के एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख के फिर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा। तो ध्यान से देखना, वेक्टर्स को इंटीग्रेट करने के लिए तो आपको उनके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स क्यों बनाने पड़ेंगे? बिकॉज डिफरेंट वेक्टर्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, टू ऐड देम वेक्टोरियली आई नीड टू रिजॉल्व देम इनटू कंपोनेंट्स। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, एक लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। तो एक कंपोनेंट में एक यूनिट वेक्टर इधर डिफाइन कर लेता हूं, एंड लेट मी कॉल इट एज ए कैप, और एक यूनिट वेक्टर इधर डिफाइन कर लेता हूं बी कैप। ए कैप इसके ये वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है, और बी कैप जो है, जो इसका बेस वाला क्रॉस सेक्शन है, जो सेमी सर्कल दिख रहा है, उसके परपेंडिकुलर है। तो इसका वैल्यू पाई आर स्क्वायर्ड बाय 2 बी कैप प्लस पाई आर स्क्वायर्ड बाय 2 ए कैप आएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको क्या किया मैंने ये? क्योंकि जब मैं इस ds वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये वाला कंपोनेंट इस सरफेस की बॉटम पे, बेस पे प्रोजेक्शन ले लो, उस एरिया के बराबर होगा। और सिमिलरली ये जो मैंने लेफ्ट में प्रोजेक्शन बनाई है, ये इसकी यहां पर एक पैच बनेगा, इसकी इसके ऊपर राइट साइड वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर प्रोजेक्शन के बराबर होगा। और जब मैं सारे वेक्टर्स की बेस पे प्रोजेक्शंस को ऐड करूंगा तो बेस का एरिया मिलेगा, और ये वाले प्रोजेक्शंस को ऐड करूंगा तो मेरे को राइट साइड वाले क्रॉस सेक्शन का मिलेगा। बिल्कुल, प्रोजेक्शन का मतलब ही शैडो से सोचना होता है ना, वेक्टर की प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है, शैडो से सोचना। तो अगर ऊपर से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हो तो नीचे कितने पोर्शन पे शैडो बनेगी, या लेफ्ट से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हो तो राइट पे कितने पार्ट पे शैडो बनेगी। तो इंटीग्रेशन ds पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन इंटीग्रेशन ds वेक्टर पाई आर स्क्वायर बाय 2 बी कैप प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2 ए कैप होगा। क्लियर है? नोट किया सभी ने? बना लो सुंदर सा डायग्राम। हाँ आदित्य बोल। सर एक डाउट था। सर ये जो ए कैप और बी कैप है सर, इनके जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर थर्ड कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, वो फिगर से दिख रहा है सर, लेकिन हाउ डू वी इमेजिन दैट कंपोनेंट? क्योंकि अगर मैं मेरी तरफ को यहाँ पे कोई ds वेक्टर लेता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक उधर एक ds वेक्टर होता जो उधर को पॉइंट कर रहा होता। नहीं, आई गेट दैट, आई नो वो तो कैंसिल हो जाएंगे सर, लेकिन ऐसा कोई हम एरिया सोच तो सकते हैं काट जिसका देना एरिया। इसको, एक बार और काट दे, 3 क्रॉस सेक्शन बन जाएंगे ना उसके, 1/8 बना दे इसका। So if you have a sphere centered at origin, तो उसका जितना पार्ट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेप्ट हुआ, क्यों? दिस इज 1/8 ऑफ अ स्फीयर। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 आई कैप प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4 जे कैप,
प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4 के कैप आ जाएगा ना। अगर 1/8 पार्ट ऑफ ए स्फीयर को आप उस पे कोई डीएस वेक्टर बना के, अगर आप इस पे कोई डीएस वेक्टर बना के इंटीग्रेट करेंगे तो ठीक है। अभी हाँ ना में जवाब दे दे, समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, सभी को क्लियर है? तो मैंने एरिया वेक्टर की प्रोजेक्शन का मतलब आपको समझा दिया कि आप जब यहाँ पर ई डॉट डी एस करते हैं किसी डिफरेंशियल एलिमेंट से, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट भी ले सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज रख के एरिया वेक्टर की प्रोजेक्शन ले सकते हैं उसके परपेंडिकुलर। ये समझाना चाह रहा था मैं। सो आर वी क्लियर विद दिस? ऑल राइट। और एक इंटरेस्टिंग चीज, ऑल्दो हमने 11th क्लास में शायद थोड़ी बहुत सुनी होगी, द आइडिया ऑफ सॉलिड एंगल। सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, तो जैसे एक सर्कल के केस में, जैसे एक सर्कल के केस में अगर आप एक आर्क ले लेते हैं, एक आर्क डीएल लेंथ की, और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो दो लाइंस बनती हैं उनके बीच में आप एक एंगल डिफाइन करते हैं डी थीटा, एंड दैट डी थीटा is related to the arc length dl by dl over r is equal to d theta। और आइडिया क्या रहता है कि अगर आप एक बार ये दो लाइंस फ्रीज कर लें और उसके बाद आप सर्कल का रेडियस चेंज करते चले जाएं, तो उन दोनों लाइंस के बीच में इंटरसेप्ट होने वाली लेंथ ऑफ आर्क बदलती जाएगी, रेडियस भी बदलता जाएगा, लेकिन आर्क लेंथ और रेडियस की रेशियो फिक्स रहेगी, और उस रेशियो को हम बोल देते हैं एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दोस टू लाइंस, है ना। सिमिलरली अगर मैं इस स्फीयर पे, इस स्फीयर के सरफेस पे एक पैच बना लूं, एक स्फेरिकल कैप बना लूं, और इस कैप को ज्वाइन कर दूं सेंटर से, then the area of this patch, area of this spherical cap, suppose this is s, और इसके लिए इसका डीएल होना कोई जरूरी नहीं है, मतलब फाइनाइट भी हो सकता है, एल बाय आर है ना, और ये रेडियस सपोज आर है, देन एस ओवर आर स्क्वायर दिस इज गोइंग टू स्टे सेम। अगर आप इसी सेंटर के अराउंड आप ये वाली लाइंस फ्रीज कर लो जो पेरीफेरी को ज्वाइन करने वाली थी, और आप एक बड़े रेडियस का स्फीयर बना देंगे, तो वहां जो पैच आएगा उसका एरिया एस प्राइम और उसका रेडियस सपोज आर प्राइम, तो एस ओवर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस प्राइम ओवर आर प्राइम का स्क्वायर, और इस रेशियो को हम बोल देते हैं ओमेगा, कॉल्ड दी सॉलिड एंगल। सुना ऐसा आपने 11th क्लास में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया एक बार दिया गया होगा इसका। तो जैसे सर्कल में अगर आपने एक पेयर ऑफ लाइंस फ्रीज कर लिया, ये पेयर ऑफ लाइंस आपने फ्रीज कर लिया, और उसके बाद आपने इनके बीच में इंटरसेप्ट होने वाली आर्क की लेंथ और सर्कल का रेडियस की रेशियो निकाली, तो वो फिक्स आ जाती है, और उसको हम इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल देते हैं, एंगल बिटवीन देम। सिमिलरली मैंने यहां से एक कोन बनाया हुआ है, अच्छा समझ रहे हैं आप, सी से एक कोन है, पॉइंट सी से एक कोन ड्रॉ किया हुआ है, तो वो कोन फिक्स्ड है, लेकिन एक मिनट होल्ड करना है यार, एक मिनट।
हाँ जी, नोट कर लिया ना ये सब। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो बेसिकली ये सारी इतनी मेहनत क्यों की है मैंने, तो यहाँ ध्यान से समझेंगे। सपोज मेरे पास ये एक चार्ज है Q, और इस चार्ज Q के सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। वही ओरिजिनल फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूँ। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ऐसे ही रेंडमली एक पॉइंट चूज किया P, और वहां पे एक छोटा सा पैच बना लिया रेंडमली। एक मैंने किसी भी ओरिएंटेशन का एक छोटा सा पैच बना लिया जिसका एरिया ds है, और ये उसका ds वेक्टर है। और इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चार्ज की वजह से है वो E है, देन डी फाई विल बी E डॉट ds, और E डॉट ds का मतलब हो गया E इंटू ds परपेंडिकुलर। ds परपेंडिकुलर का मतलब इस ds वेक्टर की प्रोजेक्टेड एरिया। किसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब r वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब इस r वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो इस r वेक्टर के परपेंडिकुलर इसकी प्रोजेक्शन ऐसी, जो कि मेरी ds परपेंडिकुलर बन गई, और ये बन गया EDS, राइट। अब ये जो परपेंडिकुलर वाली प्रोजेक्शन बन गई, ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट माना जा सकता है एक आर रेडियस के स्फीयर पे। क्यों भाई? पॉइंट चार्ज को सेंटर मान के आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, तो ये उसके सरफेस पे लाई करने वाला छोटा सा पैच हो गया ना। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज। अब ध्यान से देखना, तो ये जो वैल्यू आ गई, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, ये सारी चीज मुझे यहाँ नहीं लिखनी चाहिए थी, ये सब कहानी मेरे को यहाँ लिखनी चाहिए थी, तो इसको यहाँ लिखते हैं। और अब यहाँ से मेरे पास डी फाई की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू डी एस परपेंडिकुलर, और ई को मैं लिख देता हूँ, ई को मैं लिख देता हूँ ई डी एस परपेंडिकुलर, ई को लिख देता हूँ क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर टाइम्स डी एस परपेंडिकुलर। और डी एस परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर क्या हो गया? सॉलिड एंगल डी ओमेगा। where d omega is the solid angle subtended by the differential area ds वेक्टर या ds परपेंडिकुलर एक ही बात है, दोनों का सॉलिड एंगल सेम ही माना जाएगा, at the site of charge q। ठीक है। And this is independent of the distance of that surface from the origin and the orientation. It only depends on the solid angle subtended। तो अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट बनाऊं, देन दी dot product of electric field and area vector, that is the flux of electric field for that surface, will only depend on the amount of solid angle subtended by that surface at the charge। यार जब मैं ई डॉट डी एस वेक्टर करूंगा तो वो ई इंटू डी एस परपेंडिकुलर बचेगा ना, और ई इंटू डी एस परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया?
डी इज परपेंडिकुलर हो गया तो वो स्फेरिकल कैप जैसा बन गया, स्फेरिकल कैप जैसा बन गया तो उससे ये खाली सॉलिड एंगल बचा मेरे पास। तो आप कहीं पर भी रेंडमली इस पॉइंट चार्ज की फील्ड में एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो, तो ये एरिया एलिमेंट को आप ऐसे ज्वाइन करो, और ये वाला जो कोन बन रहा है, इस कोन का जो सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, केवल डी ओमेगा से निकल जाएगा कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स होगा क्यू बाय 4 पाई टाइम्स डी ओमेगा। इनफैक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि 4 पाई टोटल सॉलिड एंगल है। यहाँ पे ध्यान से देखें आप, अगर मैं कंप्लीट सॉलिड एंगल निकालूंगा तो स्फीयर का, जैसे यहाँ पे टोटल प्लेन एंगल की वैल्यू 2 पाई होती है, कैसे पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, ऐसे ही यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है, तो टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया मैं, ये बिल्कुल सही बोला यार मनन, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा बाय 4 पाई ऐसे करके लिखता हूँ। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा बाय 4 पाई ऐसे करके लिखता हूँ। हाँ जी, एनीबडी हैज अ डाउट इन दिस जो मैंने यहाँ पर बताया? तो आप एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पैच बना लें स्पेस में, एरिया कोई भी छोटा सा एरिया बना लें, और उसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर निकालना चाहते हैं, या फिर आप उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी पेरिफेरीज को रेडियल लाइन से 4 से ज्वाइन कर देना है, और उस कोन का सॉलिड एंगल ले लेना है, एंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी ओमेगा बाय 4 पाई विल बी दी फ्लक्स। ये नोट कर लो, फिर पीछे वाला भी दिखा देता हूँ जिसका पीछे वाला मिस हो गया। ये स्क्रीन पे जितना दिख रहा है नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, मैं पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये सॉलिड एंगल वाला पार्ट भी आप नोट कर लो। गिव मी ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, आप नोट करो।
हाँ जी, चलें आगे। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मेरे पास निकलता है वो ये कि आप एक चार्ज लो Q, और इस चार्ज की फील्ड में एक सरफेस बनाओ जो इस चार्ज को चारों तरफ से एनक्लोज कर ले, और आप इस सरफेस पे बहुत सारे डीएस वेक्टर बनाओ, और आप हर डीएस वेक्टर पे इस चार्ज की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, और आप E डॉट ds को इवेल्युएट कर लो इस पूरे सरफेस पे। तो पूरे सरफेस पे इवेल्युएट करने के लिए मैं यहाँ पे सर्कल लगा देता हूँ। जब एरिया वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो 2 सर्कल के साइन लगाते हैं। जब केवल लेंथ के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो 1, और अगर एरिया के साथ करते हैं 2, वॉल्यूम के साथ करते हैं तो 3। यूजुअली आप देखेंगे कि हम एक ही लगा देते हैं, बट दो सर्कल लगाए जाने चाहिए। अगर आप इस पूरे सरफेस के लिए, इसको मैं बोलता हूँ एक क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब होता है जो चार्ज को चारों तरफ से ढक ले रहा है, मतलब चार्ज को ढकना जरूरी नहीं है, जो किसी वॉल्यूम को चारों तरफ से कवर कर ले रहा हो। तो एक ऐसा सरफेस जो किसी वॉल्यूम को चारों तरफ से कवर कर ले रहा हो, एक क्लोज सरफेस के अगर आप ई डॉट डी एस करेंगे, यस बिकॉज 2 डायमेंशन, राइट राइट, 2 सर्कल इसलिए लगाए क्योंकि 2 डायमेंशन। तो ई डॉट डी एस का इवेल्यूशन अगर आप करोगे तो बेसिकली आप क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी ओमेगा बाय 4 पाई का समेशन करोगे, वेयर डी ओमेगा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दीज एट दी साइड, और ये इंटीग्रल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, और डी ओमेगा का समेशन, and summation of d omega is 4 pi, the total solid angle, and therefore this value is q by epsilon naught. So if I evaluate the flux through any closed surface, then it will be q by epsilon naught. So irrespective of the shape and size of the surface chosen, irrespective of the shape and size of the surface chosen, if I evaluate the dot product of electric field with the area vector on at that surface, and I sum up all those things, I'll get q by epsilon. Of course, this works because electric field is proportional to 1 over r square. Of course, because when I plugged in the value of E as q by 4 pi epsilon naught r square, so I get ds over r square, and that ds over r square got converted into the electric field. So since the electric field due to charges follows inverse square law, so this is valid for charges, electric field of the charges. तो कोई भी फील्ड जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है उसके लिए वैलिड है। Good doubt?
हाँ जी, क्या? सर एक क्वेश्चन था। सर अगर हम मतलब ये मुझे समझ आया सर, लेकिन अगर हम इसका कोई से मुझे 2D इक्विवेलेंट बनाना है, नहीं मतलब बनेगा, नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गॉस लॉ इन पर्टिकुलर, आई एम टॉकिंग कि जैसे हमने वो डीएस का कंपोनेंट लेके ओमेगा डिफाइन किया है, बनेगा। तो अगर हमें वो 2D में करना है तो हमारे पास से कोई भी बहुत अजीब शेप का सरफेस हो तो हम उसके लिए छोटा एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे फिर? उसमें सॉलिड एंगल तो होता नहीं कोई। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, 2D के लिए हम कौन सा एंगल प्लेन लेंगे एंगल। वो? सर तो उस सरफेस का भी वैसे कंपोनेंट बनाना होगा हमें? कौन से सरफेस का? सर अगर कोई भी 2D प्लेन सरफेस हो कोई भी शेप का, अच्छा, और अगर हमें से सेंटर से उस पे देखना है कितना एंगल सबटेंड हो रहा है। तो 3D बनाना है यार, 3D में पहुंचेगा ना, 2D कहाँ बचेगा वो फिगर। वो एक प्लेन सरफेस लेगा, उसके साइड में एक पॉइंट लेगा जिसपे एंगल मेजर करेगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल नहीं, मुझे प्लेन एंगल ही मेजर करना है। हाँ, तो प्लेन एंगल मेजर करना है तो बेसिकली ये कोई भी एक, तो सरफेस नहीं ना बनाएगा, फिर तो एक लाइन बनाएगा, ये कोई भी एक पाथ है, ठीक है, कोई भी एक पाथ है, और इसको यहां से ज्वाइन कर लिया, और ये एंगल है तुम्हारा जो टोटल आपने लेना है इस पाथ का, इस पॉइंट पे सबटेंड होने वाला। एज यू मूव अलोंग दिस पाथ, तो आपका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना एंगल स्वीप आउट करेगा, वही तो देख रहे हैं आप। बट उसका गॉस लॉ से कोई लिंक नहीं है ना, वो तो आप एक जनरल मैथमेटिकल डिस्कशन करना चाहते हो। आएगा आगे जाके एक जगह पे ऐसा फंडा भी आएगा। और अगर तुझे ध्यान हो तो एक फोर्स आती है -y_i कैप प्लस x_j कैप, जब उसका वर्क निकालते हैं तो उसमें ये फंडा आता है ना। नाउ इफ, ठीक है, नोट कर लो। स्फीयर के सरफेस पे टोटल एंगल 4 पाई आएगा ना, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r² होता। ठीक है, नोट कर लिया। अभी आदित्य हो गया 30 सेकेंड। चलिए ठीक है, आज का सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे, इसको नोट करने दो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपसे एक पोटेंशियल का एक वीडियो लेक्चर और शेयर करने वाला हूँ जो आपको देखना है। पोटेंशियल में नहीं, अभी नहीं, अभी वेट करो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मैं आपको, नेक्स्ट क्लास कब है मेरी, थर्सडे को है या वेंसडे को है? वेंसडे को है। चलो ठीक है, एक क्लास और लगा लेते हैं, उसके बाद आई विल शेयर द लेक्चर, ताकि वो पैरेलल में पोटेंशियल में कुछ और डिस्कशंस हैं वो हो जाएगी कंप्लीट हमारी। हाँ जी, फ्लक्स के नोट्स भेजो ना मेरे को।
जो मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहली एक्सरसाइज तक करो। मेरी वाली जो पीडीएफ है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहली एक्सरसाइज तक ये होमवर्क है आपका। ठीक है, चलिए बाय बाय। अभी हो गया आदित्य, बंद कर दूं? चलिए ठीक है जी, थैंक यू।